A very warm good morning to everyone. नमस्कार, सुप्रभात और नववर्ष की शुरुआत है तो हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नव दशक की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस स्वप्न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उस स्वप्न की शुभकामनाएं। और मेरी इच्छा है, मेरी शुभेच्छा है कि सभी लोग अपने अपने स्वप्नों को रीच करें, सपनों को सच करने में, सार्थक करने में समर्थ रहें। ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया एक इस तरीके से एक प्रोजेक्ट चलता है, एक काम चलता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी नई नई चीजें आई। आज जब नई नई परेशानियां आई तो नई नई अवसर भी आए, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम इज अ मदर ऑफ अपॉर्चुनिटी। सारी जितनी मुसीबतें हैं सारे के सारे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को जन्म देती हैं। अवसर आया यहाँ पर क्यों? क्योंकि कोरोना के समय में हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई, बहुत सारे प्रश्न थे दिमाग में। अब क्या होगा? मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, नौकरी लगेगी? बहुत सारे लोगों की तो नौकरी चली गई, मेरा तो बिजनेस ठप हो गया। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न दिमाग में रहते हैं और हम न्यू इंडिया, न्यू ड्रीम्स की बात करते थे। कभी कभी शुरू में तो लगता था शायद सब बोल ही रहे हैं, होगा कुछ नहीं। पर अचानक से हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं जिसने उन सपनों को सच करने की तरफ एक दिशा निर्देश दिया, रोड मैप बना दिया। दो खास चीजें जो मुझे पर्सनली बहुत टच करती हैं वो है आत्मनिर्भर भारत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यूथ को किस प्रकार तैयार करेगी, वो यहाँ पर बहुत आवश्यक है समझना। और इसे समझने से पहले, इतना सारा पढ़ने से पहले, आज के दिन की महत्ता, आज के दिन ये बोलने में मुझे एक खास तौर की खुशी है और एक खास प्राइड मिल रहा है, क्योंकि आज यूथ डे है, नेशनल यूथ डे। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पहचानते हुए और उनकी प्रेरणा को यूथ तक लेके जाने के लिए एक नेशनल यूथ डे शुरू किया। एंड तब से ये 12 जनवरी हर साल नेशनल यूथ डे की तरह मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे में विवेकानंद जी का एक शब्द जो उन्होंने बोला था वो था दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का मतलब है गॉड ऑफ पुअर, यानी कि भगवान जो है वो गरीब में भी है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यहाँ पर इस चीज को बताते हुए विवेकानंद जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश किया किस तरीके से हम नर सेवा से नारायण सेवा और वहीं से अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हम लोग शुरू से बहुत सारी चीजें सुनते आए, देखते आए। एक गाना था बहुत प्रसिद्ध पुराने जमाने में, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आत्मनिर्भर भारत ने ना इसको बदल दिया, क्योंकि अगर सब चीजें विदेशी रहेंगी तो मात्र दिल हिंदुस्तानी से काम नहीं बनेगा। हमें अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। एंड इस डायरेक्शन में काम करते हुए किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, इसको आज हम अपनी पूरी की पूरी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय और आपके प्रिंसिपल डॉक्टर गुरुचरण दास जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक छोटी सी मुलाकात के बाद मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों को कुछ विचार दे सकूं, कुछ इच्छाएं दे सकूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत पे आज मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, क्योंकि हम तो हमेशा ये सोचते हैं ना, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज देयर फॉर मी, आज मेरे लिए क्या है। तो अगर मैं 30 सेकेंड्स का आपको समय दूं और आपको कहूं आप 4 बातें अपने लिए लिखो, आपका पैशन क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आप दुनिया को क्या दे सकते हो,
और आप किसको दे सकते हो। एक बार अगर आप लोग ये चीज लिख लेते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका पैशन क्या है, आपकी नीड क्या है, आप ऑफर क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो दुनिया को, और किसको दे सकते हो। आप इसको अगर एक बार लिखते हैं तो आपको अपना राह मिलने में आसानी हो जाएगी, आप उस राह में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो है वो रास्ता बनाती है। अब उस रास्ते में हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ तक जाना है और कितना जाना है, ये हम डिफाइन करते हैं। अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध पोएट हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो कहते हैं somewhere ages and ages hence two roads diverged in the wood and I took the one less traveled by, and that made the difference. less traveled by, क्या हमारी जरूरतें, हमारी ऑफरिंग्स, हमारे ऑडियंस, हमारा पैशन एक वही चीजें हैं जो सबकी हैं, या हम कुछ डिफरेंट भी कर पा रहे हैं, हम एक नई दिशा देख पा रहे हैं, हम एक नया आयाम अपने लिए बना पा रहे हैं। यह प्रश्न हम सबको सोचना चाहिए और उसी के बाद हमें अपना राह चुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, ऊटी में मैकॉले अपने घर में बैठे थे और उन्होंने देखा उनके एक ऑफिसर ने वहां खड़े पियोन के पैर छुए। ये देख के मैकॉले हैरान हो गए, परेशान हो गए। उनको लगा कि ये पैर क्यों छुए गए। बाद में पता लगा हिंदुस्तान में ये रीति है कि किसी भी बड़े की रिस्पेक्ट पैर छू के दी जाती है। मैकॉले को वहीं पे पता लगा ये जो इनका वननेस है, ये जो इनकी कल्चर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी डाउनवर्ड फिल्टरेशन नाम की थ्योरी लेके आए और उन्होंने जो स्टार्ट किया उसके बाद लर्निंग, मगिंग अप, जितना हमने परेशानियां देखी, एक डिफाइंड करिकुलम, सारी चीजें हमारे देश में प्रचलित रह गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को समझा और उसको फिर से वहीं पे हिट किया जहां पर जरूरत थी। अंग्रेजी में भी कहावत है, हिंदी में भी कहावत है, लोहा जब गर्म हो तब वहां पर मारो, जहां पर गर्म है वहां पर टूटेगा, वहां पर असर होगा। हमें ये पता है कि हमारे कल्चर में उन्होंने सेंध डालने की कोशिश की थी, इसलिए हम पर राज किया, इसलिए हम बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पास होते हुए भी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पाए। उसको बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता थी एक ऐसी पॉलिसी की जो इंडियनाइज्ड हो, जो इंडिया की चीजों को समझे, इंडिया को इंडिया की तरह देखे। हम लोग हर चीज में कॉपी करते रहे, नकल करते रहे, जबकि हमें आवश्यकता थी अडेप्ट करने की। बहुत फर्क है किसी चीज को अडेप्ट करना और किसी चीज को कॉपी करना। कॉपी करके हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते रहे, अडेप्ट करके अपनी चीजों को सुधार नहीं कर पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को समझा और इसी बात को आगे लेकर आए। और इसको आगे कहां तक लेके जाना है, क्योंकि हम तो यूथ हैं, हमें सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमें क्या मिलेगा, हमें तो आत्मनिर्भर भारत का वो सपोर्ट मिलेगा जो आगे जाके हमें हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन, हमारे वोकेशन के लिए तैयार करेगा। हम उसकी डायरेक्शन में भी हमें सोचना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करेगी। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। महात्मा गांधी हिंदुस्तान में 1915 में आए थे। 1915 में जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें बोला 1 साल तक पॉलिटिक्स से दूर रहो और पूरी इंडिया घूमो, हर गांव में जाओ, क्योंकि जब तुम सारे गांव में जाओगे, हर जगह जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा इंडिया क्या है। और जब तुम्हें इंडिया का इंडिजीनियस कैरेक्टरिस्टिक पता लगेगा तभी तुम कोई निर्णय ले सकते हो। इसीलिए 1915 से 1916 तक महात्मा गांधी सारी कंट्री घूमे और वहां पे मोहनदास करमचंद गांधी उस समय
महात्मा गांधी बने, क्योंकि जब वो घूमे तो उन्हें दर्द दिखाई दिया, उन्हें वो परेशानियां दिखाई दी, वो रिफॉर्म्स दिखाई दिए जो उन्हें करने थे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं पता तब तक तो रिफॉर्म्स भी नहीं होंगे। एंड हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो तो देखते ही नहीं, अपने अंदर तो झांका ही नहीं, हम तो सीधा आगे बढ़ जाते हैं कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा यूके में है, जापानी चाहिए। जापानी क्यों चाहिए? हम खुद क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं खुद कर सकते? हमने कभी इस बारे में सोचा ही? ईयर ऑफ प्रोबेशन को कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने महात्मा गांधी को पहचाना, और उनका वो ईयर ऑफ प्रोबेशन कितना इंपॉर्टेंट था वो समझने की कोशिश नहीं की। इसीलिए हम बिना पहचाने काम कर रहे हैं, यह हमारी परेशानी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इन सब चीजों के लिए एक स्कोप छोड़ा है, जहां पे स्टूडेंट इंडिजीनियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई कर पाए, वो लोक विद्या के माध्यम से हमारी जो लोकल विद्या है उसको पहचान पाए, सीख पाए और उसको आगे बढ़ा पाए। क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन तो देखा, पर ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ एक ही यूनिडायरेक्शनल समझा। एक ही डायरेक्शन है ग्लोबलाइजेशन का, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी विदेश की कंपनी आना। ये किसने बोला कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आना? क्या हिंदुस्तानी कंपनी विदेश नहीं जा सकती ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत? ये बाय डायरेक्शनल आउटलुक किसी ने दिया ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोब को यहाँ ले आओ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर ग्लोब में चले जाएं। हमने इस बात को समझा ही नहीं। इसको समझने के लिए, इस बात को बदलने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ने एक राह दिखाई है। उन्होंने बोला हमारे कैंपस भी बाहर बन सकते हैं, बाहर के कैंपस भी यहाँ आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, सीखने का मौका है, इंटरमिंगल होने का मौका है, बढ़ने का, बढ़ाने का मौका है। हमने इस चीज को कभी देखा ही नहीं इस डायरेक्शन से कि हम बाहर जाए, हमारी कंपनी बाहर जाए। इंडिया में तो परेशानी ये रही कि स्टडी, ग्रो अप एंड ग्रो अब्रॉड, गो अब्रॉड। हम लोगों को तो बस हमेशा से यही सीखा है हमने। गो अब्रॉड मीन्स जब हम पहचान जाते हैं कि मैं बाहर विदेश गया हूं तो बस हो गया, वहीं पे अचीव्ड, अचीवमेंट डन, फिनिश। क्यों गो अब्रॉड एक अचीवमेंट क्यों है? क्यों नहीं हम हिंदुस्तान में एक छोटी कंपनी, लोकल कंपनी को ग्लोबल ग्रो करने के लिए काम करते? हम यहाँ पर क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? विदेश का तो ग्रेजुएट ड्रॉप आउट भी एक कंपनी बना देता है, जिसे हम फेसबुक के नाम से जानते हैं, और हमारी कंट्री में इस तरीके की कंपनीज बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। मेट्रिकुलेट 10th पास धीरू भाई अंबानी, जिन पे हमें बहुत गर्व होना चाहिए, वो रिलायंस बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, डिग्रीज नहीं। क्या वो कॉन्फिडेंस हमारी एजुकेशन आपको दे पा रही है? क्या चलते हैं? क्या एजुकेशन पॉलिसी ने जब हमें विद्या, लोक विद्या के बारे में बताया, स्किलिंग, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 बताया, तो उन सारे ग्रेजुएट्स जो बेरोजगार हो जाते हैं उन सबके लिए एक पाथ दिया है। ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्शनलेस घर पर बैठने से अच्छा है कोई वोकेशन है, प्रोफेशन है, सीख लो। हमने कभी पहचाना ही नहीं उसको, तो हमने एडिशनल सब्जेक्ट की तरह अपने पास रखा। क्यों उसे पहचाना नहीं? ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। हमेशा हम पॉलिसी आउटलुक, पॉलिसी की, सरकार की नजर से, दूसरे की नजर से देखिए। मेरे लिए क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? ये है मेरे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने का रुझान है, रास्ता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर हमने जैसे ही आत्मनिर्भर भारत की बात आई तो एक चीज सबने बहुत जोर शोर से कहा, गांधी जी का स्वदेशी मूवमेंट आ गया। सेल्फ रिलायंस जितना हमारे गांधी जी का, इसमें ना बहुत डिफरेंस है। ये अगर हम एक तरीके से समझें इसे तो स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर आर डिफरेंट।
स्वदेशी वॉज डिमांड लेड, डिमांड की तरह था स्वदेशी, जहां पर इस बात पे फर्क पड़ता था कि मुझे सिर्फ अपने देश में बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी है, विदेश, उस समय यूके के लिए स्पेशली, कि नहीं। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत, मुझे अपने देश की चीज इस्तेमाल करके उसको प्रमोट करना है ताकि मेरा लोकल प्रोडक्ट एक दिन ग्लोबल बन सके। दुनिया की सारी ग्लोबल चीजें एक दिन लोकल थी। एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था फेसबुक। इस बात को समझने के लिए, इस बात को अपने अंदर उतारने के लिए हम पे आत्मविश्वास की कमी है। एनईपी में वो आत्मविश्वास जगाने की बात हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ग्लोबल कैंपस हमारे यहाँ आएंगे, हम ग्लोबल में जाएंगे, हमारे टीचर्स बाहर जाएंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा। ये सारी चीजें हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मौका देगी, वो कॉन्फिडेंस गेन कराएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन एथोस हैं, इंडिजीनियस मार्केट एंड कैरेक्टरिस्टिक को पहचानने की हिम्मत है, और उसी हिम्मत की वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज प्रोवाइडिंग द विंग्स एंड द रूट्स। दो चीजें, विंग्स एंड द रूट्स। रूट्स जो हमें हमारी जमीन से जोड़ के रखती हैं, विंग्स जो आसमान में फ्लाई करती हैं। ह्यूमन इज द ओनली एनिमल हु कैन हैव विंग्स एंड रूट्स बोथ, एंड जिसके पास दोनों है वही जीवन में सक्सेस पाता है। एंड उसी डायरेक्शन में हमारी इंडिजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास हैं, हमें वो पहचान मिलती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और उनका कहना है इंडिया को चाइनीज की तरह मार्केट करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी चीज जो सिर्फ इंडिया के पास है वो इंडियंस को मार्केट करनी चाहिए। क्या है वो? वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी एस्थेटिक्स, हमारी बिहेवियर, हमारा कल्चर। हम लोग उस डायरेक्शन में देखते ही नहीं, हम उसे छुपा देते हैं या उससे डर जाते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज एनरोटेड इन द इंडियन एथोस इज ट्राइंग टू अपग्रेड दोज इंडियननेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया में इंडियननेस जगाने की कोशिश है, एंड दैट इज द, जब मल्टीलिंगुअल होगा तो बहुत सारे रंग रहेंगे, उन सारे रंगों को पहचानने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक रास्ता हमें दिखाया है। हमारी कंट्री ने 1947 में आजादी पाई थी, एंड भगवान की दुआ रही हम पर कि हमने कभी जर्मनी और जापान जैसा समय नहीं देखा जो इकोनॉमिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, नेशनली डिवेस्टेट हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन इतनी डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी जर्मनी और जापान ने एकदम फैंटम लाइक फ्लाइट लिया, जो नीचे से बिल्कुल आग से उड़ के सीधा ऊपर आसमान तक पहुंचता है। और जर्मनी जो डिवेस्टेट हो चुका था, खत्म हो चुका था, आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नंबर 1 है। जापान जिसमें 2 बॉम्ब्स ने घुटनों पे ला दिया था, खत्म हो गई थी वहां की इकोनॉमी। सिर्फ खत्म ही नहीं हुई थी, वहां बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, जापान का कोई भी चीज बाहर आ नहीं सकती थी। आज वो वर्ल्ड लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। कैसे बने? क्यों बने? क्योंकि जापान ने पहचाना कि हमें जापानीज नेशनलिज्म की जरूरत है। जापान ने 1945 में एक ओथ लिया, अब हम सक्सेसफुल होंगे, अब हम सिर्फ इंडिया अपनी जापानीज चीजें यूज करेंगे और उन चीजों को ही प्रमोट करेंगे। यहीं से जापानीज आगे सक्सेसफुल है। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी एक स्टोरी लिखी है कि यूरोप में जब वो पढ़ते थे तो उनकी क्लास में 2 जापानीज लड़के थे। उन दोनों में से एक लड़का, जापानीज लड़का, हमेशा लिखता होता था और दूसरा हमेशा पेंसिल शार्प करता था। प्रॉब्लम ये थी उनकी पेंसिल ठीक नहीं थी, पेंसिल शार्प करने में समय लगता था। तो उनके जो बाकी क्लासमेट्स थे उन्होंने उन दोनों जापानीज लड़कों को बोला, ये बेकार पेंसिल क्यों इस्तेमाल करते हो,
एक नई, तुम यहाँ से पेंसिल ले लो और यहाँ की जो पेंसिल है वो बेटर है, उसकी लेड बेटर है, तुम्हें इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जापानीज लड़कों ने बड़े अफसोस के साथ बोला था उस समय कि आज हमारी कंट्री की पेंसिल ग्लोबल नहीं है, कंपिटेंट नहीं है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन अगर हम अपनी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे। वो समय जल्द आएगा जब हम कंपीट करेंगे पूरी दुनिया के साथ। उन्होंने ये करके दिखाया, जापान ने ये करके दिखाया। आत्मनिर्भर भारत, लोक वोकल फॉर लोकल, इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है जहां पे हम चाहते हैं कि हम ना कि सिर्फ यूज करें, लेकिन हम ब्रांड करें, प्रमोट करें अपने लोकल मार्केट को, लोकल इन्वेस्टमेंट को, लोकल प्रोडक्शन को, और उसे ग्लोबल की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मौका दें। आत्मनिर्भर भारत ने जब ग्लोबल की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो दोबारा भारतीय इंडियन मार्केट को स्टडी किया। इंडियन मार्केट को स्टडी करने के बाद पता लगा इंडिया की 30% इकोनॉमी स्मॉल, मीडियम और माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। और ये वो एमएसएमई, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें छोटा रहने के लिए इंसेंटिव्स दिया जाता है। अगर तुम माइक्रो हो तो तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार से, अगर तुम मीडियम हो तो ये बेनिफिट्स हैं सरकार से, और अगर स्मॉल हो तो XYZ। इस तरीके की चीजों के लिए इसलिए वो कंपनीज हमेशा छोटी ही रही, उन्होंने एस्पायर ही नहीं किया कभी बड़े होने के लिए। अब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत क्या किया गया, इनकी डेफिनेशंस बदल दी गई। ठीक है, स्मॉल रहो, नाम स्मॉल के, बेनिफिट स्मॉल के रहो, लेकिन इतने करोड़ में बन जाओ। उनकी डेफिनेशंस जैसे ही बदली गई तो उनको ग्लोबल मार्केट को एस्पायर करने के लिए, अपने को ग्रो करने के लिए, अपने को लार्ज स्केल बनाने के लिए मौका मिल गया। लार्ज स्केल होगा तभी कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड टू गो ग्लोबल, एंड दैट इज वेयर द आत्मनिर्भर भारत हैज एक्चुअली hit and started motivating people for the global market, because globalization is not a unidirectional event, it is a bidirectional thing. ग्लोबलाइजेशन का मतलब विदेशी कंपनी यहाँ आए नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारी कंपनी भी विदेश जाके अपना बिजनेस कर सके, और उसके लिए इंसेंटिवाइज किया गया छोटी कंपनीज को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इतनी सारी ये चीजें जो आत्मनिर्भर भारत को चाहिए थी, इन सबको एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट किया। उन्होंने मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स को लेने की, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ के लिए, कॉम्पोजिट ग्रोथ के लिए काम किया। एंड इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें विदेश जाने में 4 साल की एजुकेशन चाहिए होती है, ग्रेजुएशन की, उसका ऑप्शन दिया, रिसर्च का ऑप्शन दिया, क्योंकि रिसर्च ही इनोवेशन को बढ़ावा देगा, इनोवेशन ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देगा। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इन सबको हमारा साइंस स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉमर्स में पीछे रह जाता था, अपनी इकोनॉमी को डिफाइन नहीं कर पाता था, इसीलिए वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाता था। हमारा कॉमर्स स्टूडेंट साइंस की चीजें समझ नहीं पाता था, तो वो एक एक चीज सिर्फ एक एक डिफाइंड सब्जेक्ट में चलता था। आज उन्होंने पूरा रास्ता खोल दिया है, या फुटबॉल के साथ केमिस्ट्री पढ़ लो, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, द केमिकल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक फुटबॉल, वो सोच सकता है एक बच्चा, अगर वो केमिस्ट्री और फुटबॉल पढ़ रहा है। ये सारी चीजें सोचने के लिए, करने के लिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्पेस दिया है, हमें सोचने के लिए एक फैलाव दिया है, एंड वी कैन मूव एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सपोर्ट किया आत्मनिर्भर भारत को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, एजुकेशन एज इकोनॉमी बूस्टर,
internationalization of higher education, digitalization of pedagogy and the classroom, a layered accreditation system, and equipping teachers with the latest technology. प्रमोट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, इंक्लूजन को, इंडियन एथोस को, अकाउंटेबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को, ऑटोनॉमी को और ग्लोबलाइजेशन को. इतनी सारी चीजें हमें दी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, लेकिन उसमें मेरा क्या, इसमें सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन हमें इस बात की समझ आनी चाहिए कि मेरा क्या है. सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को नहीं, हर स्टूडेंट के लिए इसमें कुछ है, क्योंकि ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो गई है, क्योंकि ये पेरेंट्स फ्रेंडली हो गई है, क्योंकि ये एजुकेशन एस्पायर करती है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बिल्डअप करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए. इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें विंग्स दिए हैं, एक लंबी उड़ान के. एंड उन विंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट विंग जो मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि हमारे इंडिया में, और मैंने अभी बताया कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर भी कहते हैं, इंडिया की जो लोक विद्या, जो कल्चर, जो स्पिरिचुअलिटी, द एस्थेटिक, द एथेनिसिटी है, अंदर बाहर करते रहते हैं. और जिस दिन से इंटरनेशनल योगा डे बना, आपको पता ही है, बहुत बहुत संघर्ष किया रामदेव बाबा बनने के लिए, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मार्केट से बाहर से आए तो हम सब ने एक्सेप्ट किया है. ये एक प्रॉब्लम वाली बात है. हमें अंदर की चीजों को इतनी पहचान देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्लोबल मार्केट में चलेंगी. स्पिरिचुअलिटी, जिस आत्म शांति के लिए सारी दुनिया इधर उधर घूमती है, पीस के लिए, वो हिंदुस्तान में पहले से है. यूएन का 1945 में यूएन बनाया गया. यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ ताकि पीस आए. वसुधैव कुटुंबकम हिंदुस्तान ने कब कहा था? पर हमने अपनी बात पहचानी ही नहीं. हम इसको या तो बढ़ा नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या शर्म के मारे छुपा दिया. हमारे इंडिजिनियस मार्केट में जो स्कोप है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको आगे ले जाना, उसको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह लेके जाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक बीड़ा उठाया है. एंड दैट इज द मोस्ट important part of the new education policy. Entrepreneurship is not only desirable but must. क्योंकि अगर हमारी कंट्री को सक्सेस पानी है, आगे बढ़ना है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप ही लेके आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि इतनी नौकरियां नहीं होती जितना हमारा यूथ है. 2014 में जब यूथ पॉलिसी आई, तो यूथ पॉलिसी ने यूथ को डिफाइन किया 15 से 29 इयर्स के किसी भी इंडिविजुअल को, ह्यूमन को यूथ कहेंगे. हमारी कंट्री में 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज द यूथ. 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में 30% इज द यूथ. इस यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए वोकेशनलाइजेशन तो हमने दिया, लेकिन क्या हम उस वोकेशन में सिर्फ ओनली जॉब्स पे डिपेंडेंट रह पाएंगे? क्या हमें वो सक्सेस स्टोरीज देने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है अपने यूथ को, जो उन्हें ये बोले, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वे फॉर यू एंड this is something which you can achieve for a longer term. This is something that you can do. क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. हमारे और चीजों में प्रॉब्लम नहीं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. हमारे यहाँ एक पहचान है, नौकरी करता है तो ठीक है, स्टेबल इनकम है. मेंटल ब्लॉक है एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट. एंटरप्रेन्योरशिप अलाउ ही नहीं करता. और तो और बहुत छोटी चीज है, अगर लड़की की शादी करनी है
तो हम अरे एंटरप्रेन्योर है, अनस्टेबल इनकम, हाँ लड़का सरकारी नौकरी पे क्या है ये नहीं देखना। क्यों? हमारा मेंटल ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि एक बंधी हुई इनकम आना आवश्यक है। क्या क्या ये बंधी हुई इनकम लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना कोई सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि हम तो वो भी कर सकते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बढ़ावा दे दें कि वो भी एक सक्सेस स्टोरी लिख सके। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को चाहिए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले, एंड वो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने का स्कोप दोबारा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है। अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर्स अपने अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में खोलते हैं तो वहां पे विल गिव अ चांस टू द स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड फेल, because it is experiment and fail and learn and redo and get success. This is the cycle that moves. So क्या वो सक्सेस देने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम स्कोप दे पाते हैं? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों इस डायरेक्शन में हमें मोटिवेट करती हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का स्कोप देती हैं। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी जब हम बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है रूट्स एंड विंग्स, दोबारा रूट्स एंड विंग्स इज समथिंग दैट वी रिक्वायर। विंग्स जो डेवलपमेंटल डिजाइन है, वो डिजाइन जो ग्लोबल हमें बनाता है। ठीक है, एक बार को मानते हैं कि एक टेकी इंसान है जो ग्लोबल है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो सूट पहनता है, लेकिन क्या अगर वो योगा करता है और वो टेम्पल जाता है तो क्या वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता? क्योंकि हमने टेकी, स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरीके की चीजें तो सूट ये सब तो सीख लिया, लेकिन मंदिर जाना, योगा करना, इंडिजिनियस तरीके से रहना, इस चीज को हमने भुला दिया, इसको छुपा दिया और डेवलपमेंटल डिजाइन और इंडियन एथोस को कभी भी मिलने नहीं दिया। जबकि अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक सक्सेस स्टोरी लिखेंगे जो एनईपी ने अपने इन्विजन किया है और एनईपी ने हमें इसका मौका दिया है। एनईपी आत्मनिर्भर भारत ने 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया आइडेंटिफाई किया। इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, एंड इन्हीं 5 पिलर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एनईपी ने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज एंड एथोस को अपनाया है। आई विश हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर इंडिविजुअल्स बने, जो आत्मनिर्भर विलेजेस बनाए, जो आत्मनिर्भर स्टेट्स बनाए और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखें। ये आत्मनिर्भर भारत ही ग्लोबलाइजेशन को सच्चा मीनिंग देगा, क्योंकि जब हमारी कंपनीज बाहर जाएंगी और हमारी कंपनीज एक न्यू एवेन्यूज, एक इंटरनेशनल मार्केट में अपने को पोजीशन कर पाएंगी, ग्लोबल चीजें बना पाएंगी, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस आत्मनिर्भर के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए उसको डेवलप करने के लिए एक रास्ता बनाती है। I'll take a rest over here, and I think यहाँ I'm able to define what is there for you, for the individual, for the youth in new education policy and in आत्मनिर्भर भारत। एक इंडिविजुअल के लिए क्या है ये बताने की कोशिश की है, और इसी के साथ मैं अपनी विराम लूंगी। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल को और मैडम को और विकास सर को, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया इस पूरे कार्यक्रम।